हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में कोरा कि भारत में वो कौन सा हड़प्पा स्थल है जिसमें हाकरा मेदभांड के भंडार शामिल हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो वो कहाँ पर मिलता है? हाकरा मृदभांड पूछा जा रहा है, कहाँ पर मिलता है, किस हड़प्पा स्थल पर मिलता है। तो याद रखेंगे, हाकरा आपका मृदभांड राखी गढ़ी हड़प्पा स्तर पर मिलता है। अब ये राखी गढ़ी है कहाँ पर, ये भी पूछा जाता है। तो राखी गढ़ी आपका हिसार जिला हरियाणा में पड़ता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं और वो कौन कौन से हड़प्पा स्थल है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई थी सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। इसको हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की आकृति किस प्रकार की थी, तो सिंधु सभ्यता जो थी वो आपकी त्रिभुजाकार सभ्यता थी। ठीक है। इसके अलावा पूछा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता लगाया। तो सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में, कब? 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया। इस बात को ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सिंधु सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखें कि सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी, तो सिंधु सभ्यता का अगर हम विस्तार देखें तो उत्तर में, अगर हम सिंधु सभ्यता के उत्तर तक देखें तो ये मांडा तक फैला हुआ था, और मांडा आपका कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में ये आलमगीर तक फैला था, और आप आलमगीर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। दक्षिण में ये दैमाबाद तक फैला था, जो आपका महाराष्ट्र में है। जबकि पश्चिमी इसकी सीमा आपकी सूतका गंडोर थी, जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैला था। उत्तर में मांडा, पूर्व में आलमगीर, दक्षिण में दैमाबाद और पश्चिम में आपका सूतका गेंडोर। क्लियर है, याद रखेंगे। अब हम लोग वो इम्पोर्टेंट स्थल की बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी द्वारा की गई। कब की गई? 1921 ईस्वी में की गई। किसके नेतृत्व में पूछा जाए तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। कब? 1921 ईस्वी में। ये हड़प्पा पूछा जाता है किस नदी के तट पर है। कभी कभी क्या होता है कि ये हड़प्पा स्थल दे देते हैं और कौन सा स्थल किस नदी के किनारे मैचिंग में पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, हड़प्पा आपका रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है। हड़प्पा है कहाँ पर? ये हड़प्पा स्थल भारत में नहीं है, ये वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में किस जिले में? मोंटगोमरी जिला। ठीक है। तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में ये पड़ता है आपका हड़प्पा। हड़प्पा को और किस नाम से जाना जाता है, या हड़प्पा को औद्योगिक नगरी कहा, हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा किसने? स्टुअर्ट पिगट ने कहा, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोहनजोदाड़ो, इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या है? मृतकों का टीला, इसका अर्थ है, याद रखेंगे। ठीक है। ये किस नदी के किनारे है? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, इस बात को याद रखेंगे। ये कहाँ पर पड़ता है? मोहनजोदाड़ो भी आपका पाकिस्तान के लरकाना जिला में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, लरकाना डिस्ट्रिक्ट। मोहनजोदाड़ो की खोज की अगर हम बात करें तो इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी द्वारा की गई। ध्यान देना कि मोहनजोदाड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने की, जबकि हड़प्पा सभ्यता की खोज, वो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने की। ठीक है, वो 1921 में हड़प्पा, और जबकि मोहनजोदाड़ो 1922। यहाँ की शासन व्यवस्था कैसी थी? तो मोहनजोदाड़ो की शासन की व्यवस्था जो थी वो जनतंत्रात्मक थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या-क्या मिलता है इस हड़प्पा स्थल से? तो अगर हम देखें तो बृहद स्नानागार पूछा जाता है। तो बृहद स्नानागार कहाँ पर मिलता है? आपका मोहनजोदाड़ो में मिलता है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ पर मिलती है? आपको मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे चुन्नोदड़ो की बात करें तो चुन्नोदड़ो की खोज 1934 ईस्वी में एन गोपाल माजुमदार द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट है। चुन्नोदड़ो की खोज
अब ये स्थल दे देंगे किसके खोजकर्ता हैं या उत्खनन करता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो चुन्नोदड़ो की अगर हम बात करें तो 1934 ईस्वी में इसकी खोज हुई। एन गोपाल माजुमदार द्वारा चुन्नोदड़ो की खोज की गई। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं? तो बक्राकार ईंट, बक्राकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदाड़ो से हुई हैं। एक मात्र पुरा स्थल है जहाँ से बक्राकार ईंटें मिली। ठीक है, कहाँ से? चुन्नोदड़ो। ठीक है, अलंकृत हाथी कहाँ मिलता है? अलंकृत हाथी आपको चुन्नोदड़ो में मिला। कंघा कहाँ देखने को मिलता है? आपका चुन्नोदड़ो में देखने को मिलता है। लिपस्टिक कहाँ देखने को मिलती है? मिली आपको किस हड़प्पा स्थल से मिली? चुन्नोदड़ो से मिली। और मन के ये आदि कहीं साक्ष्य चुन्नोदड़ो से देखने को मिले। लोथल की अगर हम बात करते हैं, लोथल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत में स्थित है। ठीक है, लोथल आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कहाँ पर? सरगबाला ग्राम में स्थित है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है, इस बात को याद रखेंगे। ये किस नदी के किनारे है? तो लोथल आपका भोगवा नदी के किनारे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। लोथल भोगवा, लोथल भोगवा। लोथल की खोज की अगर हम बात करें तो 1955 ईस्वी में इसकी खोज की गई और डॉक्टर एस आर राव द्वारा इसकी खोज की गई। ठीक है, यह प्रमुख बंदरगाह स्थल था। तो लोथल आपका क्या था? एक बंदरगाह स्थल था, इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगली अगर हम बात करें कालीबंगा की, कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा वर्तमान में अगर देखा जाए तो हनुमानगढ़ जिला में है। और ये कहाँ पर है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है। ये किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, याद रखेंगे। ठीक है, कालीबंगा की अगर हम खोज की बात करें तो इसकी खोज 1951 ईस्वी में की गई। किसने की? अमलानंद घोष द्वारा की गई। कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की 1951 ईस्वी में, इस बिंदु को याद रखेंगे। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा, बंगा का मतलब जानते हो आप? चूड़ियां। तो काले रंग की चूड़ियां आपका कालीबंगा का मतलब होता है। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुई अगर हम इस बात को देखें तो जुते हुए खेत कहाँ से मिलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के साक्ष्य आपके कालीबंगा से मिलते हैं। वहीं अग्निकुंड आपका कालीबंगा से मिलता है। सेलखड़ी आपका कालीबंगा से मिलता है। और मोहरें कहाँ से प्राप्त होती हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। इसके अगर हम देखो, खोजकर्ता अलग हैं, उत्खननकर्ता अलग हैं। तो कालीबंगा के अगर उत्खननकर्ता पूछे जाएं तो बीके लाल एंड बीके थापर, इन्होंने मिलकर कालीबंगा का उत्खनन किया। कब? 1961 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें रोपड़, रोपड़ भी इंपॉर्टेंट है। रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे है। इसकी अगर हम खोज की बात करें या उत्खननकर्ता की बात करें तो ये आपके यज्ञदत्त शर्मा है। रोपड़ जिला कहाँ पर है? ये आपका पंजाब में है। रोपड़ कहाँ पर है? आपका पंजाब में। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, याद रखेंगे। आलमगीरपुर की बात करें, आलमगीरपुर आपका हिंडन नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। ये आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। आलमगीरपुर को किसने खोजा? यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा। ये उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके वाला अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है धौलावीरा, इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा है कहाँ पर? धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिला में है। धौलावीरा की खोज की बात करें तो 1967 ईस्वी में धौलावीरा की खोज की गई। और किसने की? जेपी जोशी द्वारा की गई। ठीक है, वीर नाम से याद रख लो, लिंक करोगे, वीर ही तो होते हैं जिनमें जोश होता है, तो ऐसे करके याद रख सकते। धौलावीरा, जेपी जोशी। ठीक है, ये धौलावीरा जो था वो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभाजित था? आप कहेंगे धौलावीरा, जिनमें से आपका दुर्गा भाग यहाँ पर लिखा हुआ है। दुर्गा भाग, मध्यम नगर और निचला नगर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से खेल का मैदान या स्टेडियम देखने को मिलता है वो आपका कहाँ है? धौलावीरा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो किस हड़प्पा स्थल से खेल का मैदान या स्टेडियम देखने को मिलता है या प्राप्त हुआ? आप कहेंगे धौलावीरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बनावली। बनावली भी इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ पर है? बनावली आपका हरियाणा में फतेहाबाद जिला। इसकी खोज 1973 ईस्वी में आर एस बिष्ट ने की। ठीक है, तो बनावली की खोज आर एस बिष्ट ने की। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल मिलता है। ठीक है, तो मिट्टी का बने हुआ हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? बनावली से मिलता है। यहाँ से जौ के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो जौ के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? बनावली से मिलते हैं, याद रखेंगे। बनावली किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। इसके अलावा रंगपुर को याद रखेंगे। रंगपुर आपका भादर नदी के किनारे है और ये इसकी
उत्खननकर्ता इसके एस.आर. राव हैं। ये अहमदाबाद, गुजरात में, इसको याद रखेंगे। क्लियर है? इतने बिंदु क्लियर हुए होंगे और इसको 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएँगे। अगर प्रश्न आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है? धीरे-धीरे ऐसे चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। आप पढ़ते रहें और आपका देश और काफ़ी चीज़ें आपको तैयार होंगी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान किया था? ठीक है? आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है? पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई। ठीक है? इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ये ज्ञान प्राप्ति यानी कि ये बोधगया जाने से पहले, ये ज्ञान प्राप्त करने से पहले इन्होंने 6 वर्ष यानी कि 6 साल तक किस स्थान पर स्वतंत्रता पूर्वक ध्यान किया। इससे पहले इन्होंने ध्यान कर लिया था, तब ज्ञान प्राप्ति करने गए थे। तो वो स्थान याद रखेंगे, डुंगेश्वरी गुफा में इन्होंने 6 वर्ष तक ध्यान केंद्रित किया और यह है कहाँ पर? डुंगेश्वरी गुफा आपके बिहार में है। इस डुंगेश्वरी गुफा को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हम प्रागबोधि गुफा भी कहते हैं या महाकाल गुफा भी कहा जाता है। ये गया से 12 किलोमीटर दूर है। बाकी गौतम बुद्ध जी के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है? यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अगर हम अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि हर्षवर्धन की पहली राजधानी क्या थी? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखेंगे, हर्षवर्धन की पहली राजधानी थानेसर थी या इसे हम थानेश्वर भी बोलते हैं। अगर पहली राजधानी याद थी, फिर इसके बाद दूसरी राजधानी इस अगर पूछा जाए तो इनकी दूसरी राजधानी थी कान्यकुब्ज थी। ठीक है? क्या थी? कान्यकुब्ज। कान्यकुब्ज को क्या कन्नौज भी कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। ठीक है? अगर हम हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन जो थे वो किस वंश के शासक थे? तो याद रखेंगे हर्षवर्धन का संबंध पुष्यभूति वंश से था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यभूति ही इसके संस्थापक है, याद रखेंगे। पुष्यभूति वंश के शासक को अगर हम देखें तो इनके जो शासक रहे हैं नरवर्धन पुष्यभूति संघ के शासक हैं, आदित्यवर्धन और आपके प्रभावर्धन। ठीक है? तो वर्धन वर्धन आप देख रहे हैं और हर्ष में भी वर्धन लगा हुआ है। ये किससे संबंधित है? पुष्यभूति संघ से संबंधित है। ठीक है? पुष्यभूति वंश से संबंधित है कौन? नरवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभावर्धन। दरअसल ये याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल पैटर्न जिस तरह से पूछा जा रहा है वो कुछ भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन पुष्यभूति वंश का शासक नहीं है। तो आपको एटलीस्ट वो पता तो होने चाहिए इंपॉर्टेंट शासक कौन कौन रहे हैं पुष्यभूति वंश के। क्लियर है? पुष्यभूति वंश के ये जो शासक रहे हैं उनमें से अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन, प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे और 1 पुत्र या पुत्री थी। क्या नाम है? प्रभाकर वर्धन। इन प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र में हर्षवर्धन और राजवर्धन 2 पुत्र थे। तो प्रश्न क्या निकल के आ रहा है कि हर्षवर्धन के पिता कौन है? प्रभाकर वर्धन है। ये बिंदु याद रखेंगे, ऐसे लिंक करके। और हर्षवर्धन के भाई कौन है? राजवर्धन। और बहन कौन है? राजश्री। ठीक है? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आगे क्या हुआ कि प्रभाकर वर्धन के बाद शासक बने थे थानेश्वर के कौन? आपके राजवर्धन। तो राजवर्धन की हत्या करवा दी थी किसने? गौड़ शासक शशांक ने हत्या कर दी थी। ठीक है? किसकी? राजवर्धन की। तो राजवर्धन के बाद शासक बने कौन? हर्षवर्धन। तो राजवर्धन की मृत्यु के बाद शासक बना कौन? हर्षवर्धन बना। और तभी इसकी पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। ये जो राजश्री हैं इनका विवाह ग्रहवर्मन से हुआ था जो कन्नौज के शासक थे। ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? हर्षवर्धन 1606 ईस्वी से लेकर हर्षवर्धन जो था वो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा। इस बात को याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? कार्यकाल भी पूछे जाते हैं। तो 606 ईस्वी से लेकर 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन शासक रहा। ठीक है? अब देखते हैं कि हर्षवर्धन से रिलेटेड और क्या बिंदु बनेंगे। तो याद रखेंगे 16 वर्ष की आयु में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे। तो इनकी प्रथम राजधानी क्या थी? थानेसर। ठीक है? या थानेश्वर बोले या थानेसर। तो हर्षवर्धन कब शासक बना या थानेसर की गद्दी पर किस उम्र पर बैठा? तो ये भी पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे 16 वर्ष की आयु पर बैठा। शशांक को पराजित कर। ठीक है? तो शशांक जो गौड़ शासक था ये बंगाल के गौड़ शासक थे। इस बात को भी याद रखेंगे शशांक की बात करें तो।
शशांक ने इनके भाई राजवर्धन को हराया, फिर शशांक ने बदला लिया और शशांक को हरा दिया और इन्होंने कन्नौज पर कब्जा कर लिया। ठीक है, शशांक को हराया किसने? हर्षवर्धन ने, और कन्नौज पर कब्जा किया। ठीक है, इसके अलावा हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें से हर्षवर्धन जो थे वो हार गए थे। और ये जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच में युद्ध हुआ था, ये किस नदी के किनारे हुआ था? ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इस बिंदु को याद रखेंगे। अगर हम पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो ये किस वंश का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय आपका चालुक्य वंश का संस्थापक था, संस्थापक नहीं सॉरी शासक था, याद रखेंगे। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का जो युद्ध हुआ, इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो याद रखेंगे, ऐहोल प्रशस्ति से आपको हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध का वर्णन मिलता है। हर्ष की मृत्यु कब हुई? तो 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने अधिकार कर लिया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब हर्ष की मृत्यु हुई तो कन्नौज पर किसने शासन किया? यह शासक कौन बना? तो अर्जुन बना, जो वहाँ का लोकल शासक था। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं? पूछा जाता है कि हुएनसांग जो थे, ये हुएनसांग चीनी यात्री था, ये किसके दरबार में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इस बात को याद रखेंगे। हर्षवर्धन का एक ग्रंथ है जिसका नाम है सी यू की, ये भी पूछा जाता है सी यू की किसका ग्रंथ है? तो ये हुएनसांग का एक ग्रंथ है, हर्षवर्धन का नहीं, हुएनसांग का एक ग्रंथ है, इस बात को याद रखेंगे। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। ठीक है, तो किस चीनी यात्रियों को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जाए तो आप कहेंगे कि हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसको वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। बाकी अगर हम बात याद रखें, बाणभट्ट इनका दरबारी कवि था हर्षवर्धन का। इन्होंने हर्षवर्धन ने बाणभट्ट ने क्या लिखा? तो हर्षचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षचरिता बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा कादंबरी भी बाणभट्ट द्वारा रचित है, याद रखेंगे। एक बिंदु ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। तो जो कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेले का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है, इस बिंदु को भी याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि अकबरनामा का कौन सा खंड? ये जो अकबरनामा है, इसके 3 खंड हैं। क्लियर है? तो ये आप जान चुके हैं कि अकबरनामा के 3 खंड हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि उस 3 खंडों में से किस खंड में अकबर के प्रशासन, उसके घर, सेना और राजस्व यानी कि आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, या उसका वर्णन करता है, इन सब का वर्णन किस खंड में किया गया है, जिसे हम आईने अकबरी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आईने अकबरी की अगर हम बात करें, जिसमें आपका प्रशासन, घर, सेना, राजस्व आदि का वर्णन किया गया है, ये अकबरनामा के तीसरे खंड में किया गया है। और अकबरनामा के तीसरे खंड को हम क्या कहते हैं? आईने अकबरी कहते हैं। क्लियर है? अब ये जो अकबरनामा है, ये किसने लिखा है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस अकबरनामा के बारे में बात याद रखेंगे कि इसको लिखने में कितने वर्ष लगे। तो अकबरनामा को लिखने में 7 वर्ष लगे। ये जो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई, इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई? अबुल फजल द्वारा लिखी गई। अकबरनामा के 3 भाग हैं या 3 खंड हैं, जिसमें से पहला खंड, दूसरा खंड और तीसरा खंड सबको देखेंगे कि किस खंड में किस किस का वर्णन किया गया है अकबर के शासनकाल का। तो अकबरनामा के पहले खंड की अगर हम बात करें तो अकबर के पूर्वजों का बयान दिया गया है। तो ये भी तो पूछा जा सकता है कि अकबरनामा के किस खंड में अकबर के पूर्वजों का बयान दिया गया है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहले खंड में दिया गया है, याद रखेंगे। अकबरनामा के दूसरे खंड की अगर हम बात करें तो इसके अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। ठीक है, अकबर के शासनकाल में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं उसका वर्णन दूसरे खंड में दिया गया है। अकबरनामा का ये जो तीसरा खंड है, जिसे हम आईने अकबरी कहते हैं, इसमें अकबर के प्रशासन, उसके घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा दिया गया है अकबरनामा के तीसरे खंड में, जिसे हम आईने अकबरी कहते हैं। बिंदु समझ में आया? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा थोड़ा अकबर के बारे में जान लेते हैं। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा, ये याद रखेंगे। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल रहा। अकबर का जन्म कब हुआ, ये भी पूछा जाता है। तो 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिताजी का नाम
हुमायूं था। ठीक है, याद रखेंगे। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, इस बात को याद रखेंगे। अकबर के संरक्षक कौन थे? अकबर अकबर के संरक्षक की अगर हम बात करें तो ये बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। बैरम खां को खाने खाना भी कहा जाता है। ठीक है, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ये प्रश्न पूछा जाता है और उसकी आयु भी पूछी जाती है कि जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ था तो उनकी उम्र कितनी थी? तो याद रखेंगे अकबर की उम्र 13 वर्ष थी, कहीं-कहीं ये आपको 14 वर्ष भी मिलती है। तो मेनली क्या लिखेंगे आप 13 वर्ष इसका राइट आंसर मारेंगे, ठीक है? और इनका राज्याभिषेक हुआ कब? फरवरी 1556 ईस्वी में गुरदासपुर जिला पंजाब में इनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है? इसके अलावा पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? आप जानते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसके बाद पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। तो पानीपत की द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें, तो ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। किस-किस के बीच में हुआ था? बैरम खां और हैमू के बीच में हुआ था। बैरम खां ना हो तो अकबर में आंसर मार सकते हैं, अकबर और हैमू के बीच में हुआ था। इसका परिणाम क्या निकला? अकबर जो था वो विजयी हो गया था, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा हल्दी घाटी का युद्ध भी पूछा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी को हुआ था। ये किस-किस के बीच में हुआ था? अकबर की तरफ से लड़े थे यहाँ पर आसफ खां और मान सिंह और अपोजिट में थे महाराणा प्रताप। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, जिसमें मुगल जीत गए थे। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 ये कह रहा है कि 1851 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो दरअसल ये पूछा जा रहा है कि जब डलहौजी ने हड़प नीति कौन लाया था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कौन लाया था? डलहौजी लाए थे। तो डलहौजी क्या कर रहे थे? अवध को हड़प नहीं पा रहे थे। तो इसने कहा कि अवध को बताया कि ये एक चेरी है, एक दिन हमारे मुँह में ये ज़रूर आएगी। ठीक है? तो किसे कहा था? इन्होंने अवध को कहा था, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब ज़रा हम डलहौजी के बारे में जानते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या यहाँ से पूछे जाएँगे। डलहौजी वायसराय के रूप में कब से कब तक रहा? 1848 से लेकर 1856 तक डलहौजी जो था वो भारत का वायसराय रहा। ठीक है, याद रखेंगे। डलहौजी के शासनकाल में क्या-क्या घटनाएँ हुई वो अगर उन पे चर्चा करते हैं, तो द्वितीय आंग्ल-सिख युद्ध, ठीक है, आंग्ल और सिखों के बीच में युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? यानी कि जब वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी था, सॉरी डलहौजी था, लॉर्ड नहीं बोलेंगे हम। ये 1848 से लेकर 1849 तक द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ, ये भी याद रखेंगे। पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय कब हुआ? पंजाब का विलय डलहौजी के शासनकाल में हुआ, कब? 1849 ईस्वी में हुआ, याद रखेंगे। चार्ल्स वुड की शिक्षा नीति भी आई थी। तो वुड की एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1854 में आई, डलहौजी के शासनकाल में आई। भारत में पहली रेल चली 1853 ईस्वी में, डलहौजी के ही शासनकाल में चली। ये मुंबई से थाने चली थी 34 किलोमीटर, इस बात को भी याद रखेंगे। डाकघर अधिनियम किसके शासनकाल में आया? तो जब डाकघर अधिनियम आया 1854 ईस्वी को डाकघर अधिनियम आया था, इस बात को याद रखेंगे। और वायसराय इसके जो थे वो डलहौजी थे इस टाइम। आप जानते हैं कि व्यवगत सिद्धांत कौन लाया था? डलहौजी लाया था। ठीक है, तो व्यवगत सिद्धांत किसने दिया? डलहौजी ने दिया, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। इंग्लिश में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है। ये कब लागू हुआ था? क्या था? इंपॉर्टेंट है। तो व्यवगत सिद्धांत 1848 ईस्वी में लागू किया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब व्यवगत सिद्धांत डलहौजी लेकर आया था तो सबसे पहले किस को शिकार बनाया था अपने, या किसे हड़पा था? तो सबसे पहले सितारा को इन्होंने शिकार बनाया था और सितारा को अपने अंतर्गत कब मिला लिया था? 1848 ईस्वी में मिला लिया था। दरअसल 1800 नीति में 1848 को जो व्यवगत सिद्धांत था, इसका मूल बात क्या थी? ये चाहते थे कि जिस प्रांत के या जिस रियासत के जो राजा हैं और वो जो रियासत ब्रिटिश के अधीन है, उस टाइम तो कोई राजा है तो ठीक है, यदि उस शासक की मृत्यु हो जाती है तो वो अपना दत्तक पुत्र नहीं ले सकता। पहले क्या था कि एक गोद ले लिया जाता था। तो जब वो राजा जो मर जाता था तो उसका शासक वही बनता था जो दत्तक पुत्र था। तो उन्होंने क्या किया कि जब शासक है तो है, उसका स्वयं का पुत्र है तो ठीक है, लेकिन वो गोद नहीं ले सकता है। अगर ऐसे शासक ऐसे प्रांत का
राजा की मृत्यु हो जाती तो वो प्रांत ब्रिटिश के अधीन आ जाएगा, ये नियम था। तो इन्होंने सबसे पहले सतारा को हड़पा 1848 ईस्वी में, ठीक है। जैतपुर एवं संबलपुर को कब हड़पा, कब विलय किया, इसका ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो 1849 ईस्वी में जैतपुर एवं संबलपुर, बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1852 ईस्वी में, झांसी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 1853 ईस्वी में मिला लिया था अपने ब्रिटिश नीति में। और नागपुर की अगर हम बात करें तो 1854 ईस्वी में अपने में मिला लिया था। अवध का विलय अगर हम बात करें तो अवध का विलय कब हुआ, ये याद रखेंगे, 13 फरवरी 1856 ईस्वी को अवध का विलय कर लिया था, ठीक है। और इन्होंने रीजन क्या बताया था, वाजिद अली साहब पर कुशासन का आरोप लगाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुशासन को आरोप के तहत अवध को हड़प लिया था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और किस पे लगाया था, ये आपका वाजिद अली साहब पर लगाया था, इस बात को याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, डलहौजी ने करौली नामक स्थान को भी इन्होंने 1855 में हड़प लिया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट बिंदु क्या बनता है कि ये जो विलय किया गया था, इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी और इसे वापस लौटाना पड़ा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रियालयों ने कब इस्तीफा दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा दे दिया था, क्यों, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इन्होंने 1839 ईस्वी में को हड़प्पा 1839 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग दे दिया था। त्याग देने का कारण क्या था, ये अगर हम बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते हैं कब प्रारंभ हुआ था, 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या किया था, भारतीयों की स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था, ठीक है, लेकिन भारतीय नहीं चाहते थे ऐसा। तो क्या हुआ, पूरी मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया था, कब, 1939 ईस्वी में। इसके विरोध में क्या हुआ था, 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1939 को। जिस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम भारत के वायसराय कौन था, लिनलिथगो था, इस बात को याद रखेंगे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दो थे उस टाइम। दरअसल 1947 से 1940 तक नेविल चैम्बरलेन थे, और फिर इसके बाद विंस्टन चर्चिल बने 1940 से 1945 तक। विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री ब्रिटेन के थे, इस बात को भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्या हुआ, जब त्यागपत्र देने की खुशी में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस मनाने का आह्वान किया। तो मुस्लिम लीग कह सकते हैं या मुसलमानों ने मुक्ति दिवस कब मनाया, 22 दिसंबर को 1939 को मनाया। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था, इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी और कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए 1942 में आप जानते हैं किसे भेजा था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भेजा था। और 1942 में क्या आया था, आपका क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। तो भारत में क्रिप्स मिशन कब आया, 1942 में आया था। अब ये अगर हम पहुंचे कि बात करें कि मार्च 1942 में भारत पहुंचा था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत में आया था, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन पर सहमति नहीं बनी थी। तो क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था ये उत्तर दिनांकित चेक है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक है। कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार कौन थे, इस मिशन में कांग्रेस की तरफ से किसने बात की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद ने बात की थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रिप्स मिशन में क्या क्या विशेषताएं थी, इस बात को देखें। तो क्रिप्स मिशन भारत जब आया था तो इन्होंने क्या क्या विशेषताएं रखी दी थी, तो ताकि भारतीय मान जाएं, लेकिन ये मंजूर नहीं हुआ। क्या क्या था, कह रहा था कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। तो कहा कि भारत को डोमिनियन राज्य बना दिया जाएगा, याद रखेंगे। डोमिनियन राज्य क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें, डोमिनियन राज्य का मतलब ये था कि आपको हम आजाद कर देंगे, आप अपने भारत के अंदर
या बाहरी सीमा पर अपने कानून खुद बना सकते हैं, लेकिन आप रहेंगे हमारे अंडर में, ये कहना चाह रहे थे। ठीक है? तो ये बात गुजारा मतलब उनको सही नहीं लगी भारतीयों को कि ये नहीं बात मानेंगे। हम पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं। ठीक है? भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, ये भी कहा था। ब्रिटिश भारत को कोई प्रांत, ठीक है, ये कहा गया था कि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार ना करना चाहे, तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा और नए संविधान को स्वीकार न करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। ये यहाँ पर बात की गई थी। चौथा मुख्य बिंदु क्या था कि युद्ध के दौरान कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है? तो युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश के नेतृत्व में रहेगा। ये भी बात गलत थी, तो ये भारत ने माना नहीं और क्रिस मिशन असफल रहा था। ठीक है? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? अगर आपसे ये पूछा जाए तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ये कब कहा था? तो ये कहा था अर्धनग्न फकीर सेकेंड राउंड टेबल, यानी कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस टाइम गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था अर्धनग्न फकीर, क्योंकि गांधी जी ने जो थे द्वितीय मूल गोलमेज सम्मेलन में बातें नहीं मानी थी, ना ही गांधी जी की बातें मानी गई थी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो था वो असफल रहा था, इसलिए ये खिसिया गया होगा और बोल दिया ये अर्धनग्न फकीर, अपने इंग्लिश में बोला होगा, ये बात नहीं मान रहा है, तो ऐसे ही कुछ कहा होगा। तो अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा। इस बिंदु को भी याद रखेंगे। बाकी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रिस मिशन की क्या क्या विशेषताएं थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेंगे कि कर्नाटक के दक्षिण में बंटवाल नदी के रूप में जानी जाती है, नेत्रावती नदी को जाना जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम कर्नाटक को डिस्कस करें, कर्नाटक से क्या और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनते हैं जो आप सभी को याद भी होने चाहिए। कर्नाटक में बेलांदूर झील कहाँ देखने को मिलती है? बेलांदूर झील आपकी कर्नाटक की है। पंपा सरोवर कहाँ? आपका पंपा सरोवर कर्नाटक का है, याद रखेंगे। कर्नाटक में जलप्रपात है जो इम्पोर्टेंट है, आपका जोग जलप्रपात, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात कहते हैं, किस नदी पर है? आपका शरावती नदी पर है और यह है कहाँ पर? कर्नाटक में। एक याद रखेंगे, गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? घाट प्रभा नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्र जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है और ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कुंचिकल फॉल, कुंचिकल वाटरफॉल कहाँ है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका बाराही नदी पर है। ये है कहाँ का? कर्नाटक का है। कर्नाटक के कुछ इंपॉर्टेंट शहर को अगर हम डिस्कस करें तो श्रीरंगपट्टनम, कामा मैसूर, ये कहाँ के हैं? ये आपके कावेरी नदी के किनारे हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संस्थान की अगर हम बात करें तो भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, आपका कर्नाटक में है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला कहाँ पर है? ये आपका बेंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखेंगे। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है आपका? ये आपका बेंगलुरु में, याद रखेंगे। बेंगलुरु में कुछ कर्नाटक की कुछ हम जल परियोजनाओं की बात करें तो अलमाटी बांध परियोजना कहाँ की? इंपॉर्टेंट है। अलमाटी बांध परियोजना की अगर हम बात करें, ये किस नदी पर है? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अलमाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर है और ये किन किन राज्यों के बीच में है? तो अलमाटी बांध परियोजना याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो अलमाटी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसके अलावा घाट प्रवाह परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना और हेडकल परियोजना, ये आपकी कर्नाटक की परियोजना है, याद रखेंगे। कर्नाटक में मुख्यतः सोना भारत में कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है और जो सोना जो है वो धारवाड़ संरचनाओं में पाया जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट बिंदु है। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कर्नाटक की अगर हम भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा कन्नड़ है। कर्नाटक में कुछ हम स्थल बात करें, जो मंदिर की बात करें, सॉरी मंदिर की बात करें, तो यहाँ पर गोल गुंबद है। हम भी कहाँ देखने को मिलता है? कर्नाटक में देखने को मिलता है। विरूपाक्ष मंदिर की बात करें, आपका कर्नाटक में। एहोल आपका कहाँ है? कर्नाटक में है। और पट्टडकल कहाँ है? आपका कर्नाटक में, याद रखेंगे। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर? बेंगलुरु कर्नाटक में कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है।
इसको भी ध्यान में रखेंगे। कुछ नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, ये यहाँ की याद रखेंगे। अंसी, बांदीपुर, बनरघट्टा, कुद्रेमुखा, नागरहोले, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये आपके कर्नाटक में। अगेन, आंसी नेशनल पार्क आपका कर्नाटक में है, बांदीपुर कर्नाटक में, बनरघट्टा कर्नाटक, कुद्रेमुखा कर्नाटक, राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक और नागरहोले नेशनल पार्क आपका कर्नाटक। इसके अलावा कृष्ण राजा सागर कहाँ पर है? कृष्ण राजा सागर आपका कर्नाटक में। सूगु जलाशय कहाँ देखने को मिलता है? इंपॉर्टेंट है, सूगु जलाशय आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कॉफी उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है? आपका कर्नाटक है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर देखने को मिलता है? आपका कर्नाटक में मिलता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था? हाँ, हुआ था और इम्पोर्टेंट भी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन जो 1924 में हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे गांधी जी। इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए विट्ठल मंदिर कहाँ है? आपका कर्नाटक में। हजारा राम मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इसके बाद कर्नाटक में आप जानते हैं कि कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का अगर हम प्रथम युद्ध की बात करें तो 1746 से लेकर 1748 तक कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। इस कर्नाटक के प्रथम युद्ध को सेंट टोमे का युद्ध भी कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। आखिर ये युद्ध हुआ किन किन के बीच में था? फ्रांसीसी और अनवरुद्दीन के बीच में हुआ था, जिनमें से क्या था? फ्रांसीसी जीत गए थे। और ये युद्ध कब शांत हुआ? इस युद्ध के बाद ट्रिटी कौन सी हुई, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो एक्स ला सैपेल की संधि हुई थी, इसके तहत ये युद्ध शांत हुआ। कब हुआ? और 1748 को याद रखेंगे। सेकेंड बैटल ऑफ कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1749 से लेकर 1754 तक ये युद्ध हुआ। इसकी समाप्ति पौंडुचेरी की संधि से हुई। 1754 ईस्वी में पौंडुचेरी की संधि हुई, याद रखेंगे। थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक की बात करें तो 1758 से लेकर 1763 तक थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटक हुआ। ये फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि से हुई। पेरिस की संधि कब हुई? 1763 ईस्वी को, याद रखेंगे। तो ये संधियां याद रखेंगे, किस युद्ध के कर्नाटक के किस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई, इस बिंदु को याद रखना जरूरी है। तो प्रथम कर्नाटक के बाद एक्स ला सैपेल की संधि हुई 1748। पांडुचेरी की संधि हुई द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद 1754। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद हुई पेरिस की संधि, जो आपका 1763 ईस्वी को हुई। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय मुसलमान चाहते थे कि खलीफा को तत्कालीन तुर्की साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रित बनाए रखने की अनुमति दी जाए। ये भारतीय मुसलमान चाहते थे। इस साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था? ये प्रश्न पूछा, याद रख लेंगे। तो इसे हम ओटोमन कहा जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में इंडियन नेशनल आर्मी ध्वज फहराया था। वह शहर अब किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। एक तो हमें ये जानने को मिला कि इंडियन नेशनल आर्मी का झंडा या ध्वज सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर फहराया था? मोइरांग में फहराया था। और कब फहराया था? 1944 ईस्वी को फहराया था। ये बिंदु याद हुए, पता हुए। ये मोइरांग है कहाँ पर? मोइरांग वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये आपका मणिपुर राज्य में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि 13 जून 1943 को, ठीक है, कब? 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस को इसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। ठीक है, तो याद रखेंगे, रास बिहारी बोस के कहने पर या निमंत्रण दिया था कि आप आइए, आपका स्वागत है। तो सुभाष चंद्र बोस रास बिहारी बोस के कहने पर पूर्वी एशिया गए थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बनेंगे, वो डिस्कस करते हैं। इनकी उपाधि देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को क्या क्या उपाधि दी गई और किसने क्या उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी कहा जाता है। आप सब अच्छे से जानते होंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेताजी कहा किसने? तो एडोल्फ हिटलर द्वारा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई, याद रखेंगे। नेताजी जी को देश नायक भी कहा जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नेताजी को यानी कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा। देशभक्तों का देशभक्त कहा महात्मा गांधी ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म की अगर हम बात करें
तो 23 जनवरी 1897 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कटक, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की? तो 2 सेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। एक आपका 1938 का अधिसेशन या अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो हरिपुरा सेशन कब हुआ था? 1938। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी सेशन हुआ था, जिसे हम त्रिपुरी संकट भी कहा जाता है। ये क्यों संकट यहाँ पर हुआ, इसका रीजन क्या था, अगर हम ये कहानी जाने। दरअसल क्या है कि 1938 में सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस के जो सहयोगी थे वो चाहते थे कि 1939 का जो सेशन होगा त्रिपुरा में, उसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया इस सेशन के अध्यक्ष बने। तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ? मतदान हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव में जीत कौन गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो अध्यक्ष कौन बन गए? सुभाष चंद्र बोस बन गए। लेकिन गांधी जी नाराज हो गए। ठीक है, गांधी जी जब अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बन गए तो सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि गांधी इस अधिवेशन के और सदस्य कौन कौन होंगे। तो इसके लिए सहमति गांधी जी से लेने को कहा गया, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया, गुस्सा थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? उन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया अध्यक्षता से और वहां से चले गए। ठीक है, तो जब त्रिपुरी सेशन यानी कि त्रिपुरी अधिवेशन से अध्यक्षता त्याग दी सुभाष चंद्र बोस ने, तो अध्यक्ष कौन बने ये पूछा जाता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, ना कि पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को तो हराया था। इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये बात याद रखेंगे। जब यहाँ से ये अध्यक्षता इन्होंने छोड़ दी तो उन्होंने ही 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किया। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? 1939 ईस्वी में। इसके अलावा ये बिंदु भी पूछा जाता है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? तो इनके राजनीतिक गुरु की अगर हम बात करें तो चित्तरंजन दास यानी कि सीआर दास इनके राजनीतिक गुरु हैं, और सीआर दास को देश बंधु भी कहा जाता है। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर पुस्तक याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस की। इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस की। इन्होंने नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने और क्या क्या काम किए? इन्होंने फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन किया। तो फ्री इंडियन लीजन सेना का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया, और इस लीजन को हम टाइगर लीजन भी कहते हैं। गांधी जी को इन्होंने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो गांधी जी को किसने राष्ट्रपिता कहा? याद रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस ने कहा। सुभाष चंद्र बोस ने 4 फोर्सेस बनाई थी। उन 4 फोर्सेस के नाम याद रखेंगे, गांधी फोर्सेस, सुभाष, नेहरू और झांसी फोर्सेस, जो आपकी इनकी जो थी वो वुमेन फोर्सेस थी, वुमेन रेजिमेंट थी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार को भी आजाद कराया था, जिसमें से अंडमान का नाम रखा था शहीद और निकोबार का नाम रखा था स्वराज, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन किया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने किया। कब किया? 21 अक्टूबर 1943 को। कहां पर? सिंगापुर। इसके अलावा इंडियन इंडिपेंडेंट लीग अगर पूछा जाए तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और आजाद हिंद फौज की का गठन 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया। इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रश्न में मणिपुर भी था तो मणिपुर से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखते हैं, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे ये पूछा जाता है कि सुरुई कमोदनी कहाँ देखने को मिलती है? ये सुरुई कमोदनी आपका मणिपुर की देखने को मिलता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये सुरुई कमोदनी सुरुई पर्वतमाला में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका संगाय हिरण देखने को मिलता है, जिसे हम डांसिंग डेयर भी कहते हैं। ठीक है, लाए हरोबा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। मणिपुर की घाटी को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, इस बात को याद रखेंगे। जूको लिली कहाँ देखने को मिलती है? जूको लिली मणिपुर में देखने को मिलती है, और कहाँ पर? जूको घाटी में। अब तो ये पता चल गया कि जूको घाटी कहाँ है? आपकी मणिपुर में। मणिपुर में लोकटक झील है, इंपॉर्टेंट है। इस लोकटक झील में एकमात्र तैरता नेशनल पार्क जिसका नाम है केबुल लांगजाओ, कहाँ पर है? मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर की इस झील में कुछ फ्लोटिंग आइलैंड है जिसको फुमडिस कहा जाता है। ठीक है, घासी जो आइलैंड है उसको फुमडिस कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के अगर हम डांस की बात करें तो
पुंगचोलम कहाँ का नृत्य? मणिपुर का है। चेराब नृत्य की बात करें मणिपुर, और थांगटा नृत्य कहाँ का है? मणिपुर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस प्रसिद्ध, यहाँ पर पूछा है, किस पैक्ट के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के जनसंघर्ष के लिए एक साथ अपने आने का फैसला लिया? मतलब ये पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग और इंडियन कांग्रेस ये कब एक हुए? तो ये 1916 के लखनऊ पैक्ट में इनका समझौता हुआ, याद रखेंगे, जिसे हम लखनऊ पैक्ट 1916 कहा जाता है। क्लियर है? इस पैक्ट को हम कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है। इसमें 19 स्मरण पत्र लिखे गए थे, इस बात को याद रखेंगे, साइन किए गए थे। ठीक है, दरअसल क्या था कि लखनऊ में अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, ठीक है, और उसी टाइम मुस्लिम लीग का अधिवेशन भी लखनऊ में था। तो इस लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था 1916 की? तो अंबिका चरण माजुमदार कर रहे थे, याद रखेंगे। इस लखनऊ अधिवेशन में ही उग्रवादी और उदारवादी भी एक हो गए थे। ये जो एक हुए, इनमें योगदान था एनी बेसेंट का और बाल गंगाधर तिलक का मुख्यतः योगदान था, याद रखेंगे। मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता का एम्बेसडर मोहम्मद अली जिन्ना को कहा किसने? सरोजिनी नायडू ने कहा, याद रखेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई, एओ ह्यूम ने की, याद रखेंगे। जिस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। अध्यक्ष कौन थे प्रथम इसके? आगा खां थे। ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। संस्थापक नवाब सलीमुल्लाह को कहा जाता है। मुख्यालय कहाँ था मुस्लिम लीग का? लखनऊ में था। इसकी एक शाखा, किसकी? मुस्लिम की एक शाखा कहाँ पर भी थी? लंदन में थी, जो 1908 ईस्वी में गठित हुई थी, और जो आपका सैयद अमीर अली द्वारा की गई थी, सैयद अमीर अली द्वारा की गई थी, याद रखेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा हो जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ये जैसे कि आपका अर्थ है, यहाँ पर नीचे चट्टाने, यहाँ पर जल का फंस जाना, जमा हो जाना, इसे क्या कहा जाता है? इसे हम जल वृत्त कहते हैं, एक्वीफर कहा जाता है, याद रखेंगे। ये जो जल वृत्त है, यहाँ पर जब जमीन के नीचे पानी भर जाता है, इसके दो प्रकार होते हैं। एक आपका होता है अवरोधित एक्वीफर, यानी कि कॉन्फिड एक्वीफर, और दूसरा अनवरोधित एक्वीफर। क्या होता है ये समझते हैं। एक, यह दो कठोर चट्टानों या जलरोधी परतों के बीच स्थित होता है। ठीक है, ये जो होता है अवरोधित एक्वीफर यानी कि जल वृत्त, ये दो कठोर चट्टानों या जलरोधी परतों के बीच स्थित होता है। इसमें पानी उच्च दाब पर होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अवरोधित एक्वीफर में पानी जो होता है वो उच्च दाब पर होता है, जबकि अनअवरोधित एक्वीफर में अगर हम बात करें, ये ऊपर की ओर खुला रहता है, ये ऊपर खुला रहता है, जहां पर वर्षा का पानी आराम से आ सकता है। ठीक है, और सीधे वर्षा जल पुनर्भरण होता है। इसमें जल स्तर को हम वाटर टेबल कहा कहलाता है। इसमें जो जल का स्तर होता है उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। ये भी प्रश्न पेज में पूछा जा चुका है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। कह रहा है कि ये मिलन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? ठीक है, याद रखेंगे। मिलन ग्लेशियर की बात करें तो ये भारत के उत्तराखंड में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट ग्लेशियर हैं, ये अगर हम लोग जाने, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर देखेंगे। सियाचिन ग्लेशियर की अगर हम बात करें, ये आपका जम्मू कश्मीर में 76 किलोमीटर ये फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। ये भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, याद रखेंगे। इसके अलावा ये दक्षिण उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है, ये एटलीस्ट 5 याद रखेंगे। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 2-3 बार याद रखेंगे। सियाचिन, ससोनी, हिस्पर, व्यापो, बाल्तोरो और बतूरा। ठीक है, ये 5 याद रखेंगे, ऊपर के पूछे जाते हैं। सियाचिन ग्लेशियर, ससोनी ग्लेशियर, हिस्पर, बयाफो और बाल्तोरो और बतूरा, ये सारे के सारे ग्लेशियर कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। ये क्रम भी याद रखेंगे। ये कराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, याद रखेंगे। चोमालुंगमो आपका जम्मू कश्मीर है, कराकोरम श्रेणी का एक ग्लेशियर है। खुदोपिन की बात करें, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है और आपका कराकोरम में अवस्थित है। इसके अलावा कश्मीर घाटी में कौन कौन से जलाशय हैं, याद रखेंगे। रीमो आपका कश्मीर घाटी का जलाशय है। पुनमहा की बात करें, ये भी आपका कश्मीर घाटी का जलाशय और जम्मू कश्मीर का है। रूपल, याद रखेंगे,
सोना पानी। सोना पानी की अगर हम बात करें तो ये पीर पांजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो पीर पांजाल का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका सोना पानी ही, ये जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर है, याद रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ये आपका गंगोत्री, मिलम और चेरावाड़ी इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री और ये कहाँ पर है? कुमायूं पहाड़ियों पर अवस्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। कुमायूं में है। गंगोत्री, मिलम और चेरावाड़ी उत्तराखंड के हैं। जेमू ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? जेमू ग्लेशियर सिक्किम में है और ये आपका कंचनजंगा में अवस्थित है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन सा संस्था भारत की समय संरक्षक यानी कि टाइम कीपर है, अर्थात भारत की समय प्रणाली की निगरानी करता है। तो कह रहा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो भारत की समय प्रणाली की निगरानी रखता है। तो याद रखेंगे CSIR NPL, ठीक है। एनपीएल का मतलब है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, भारत की समय प्रणाली की निगरानी रखता है, याद रखेंगे। अब ये जो CSIR NPL में CSIR की फुल फॉर्म देखें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है। CSIR NPL की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 4 जनवरी 1947 को ही, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में एनपीएल का। इसका फर्स्ट डायरेक्टर कौन था? जब ये एनपीएल बना तो इसका पहला डायरेक्टर इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, KS कृष्णन इसके पहले डायरेक्टर थे, याद रखेंगे। इसके अलावा ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भारतीय मानक समय रेखा कितनी पूर्वी देशांतर है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की समय रेखा है, मानक समय रेखा, याद रखेंगे। ये जो मानक समय रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। भारत का जो समय रेखा है वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 5.5 घंटे हम लोग आगे हैं, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 15वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का थार मरुस्थल विश्व की सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। एक प्रश्न तो ये मिला कि विश्व की सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है? तो आप कहेंगे थार मरुस्थल विश्व का सबसे अधिक घनी आबादी वाला मरुस्थल है, अर्थात कह सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? आपका थार मरुस्थल है, इस बात को याद रखेंगे। जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है, ये पूछा है। तो 83 प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनसंख्या घनत्व, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब हम मरुस्थल की बात करते हैं। आखिर ये मरुस्थल की डेफिनेशन क्या होती है? मरुस्थल किसे कहेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ऐसी जगह जहां पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र को मरुस्थल की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरुस्थल में अगर हम भारत में मरुस्थल की बात करें तो हम बात करेंगे थार मरुस्थल। ये थार मरुस्थल का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो थार मरुस्थल का विस्तार भारत में राजस्थान में है, पंजाब में फैला हुआ है, हरियाणा और गुजरात, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में फैला हुआ है थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल के 2 भाग हैं ढाल के आधार पर, एक आपका उत्तरी भाग और दूसरा आपका दक्षिणी भाग। इस थार मरुस्थल का उत्तरी भाग क्या है? जिसका ढाल पाकिस्तान की सिंध प्रांत की तरफ है वो आपका उत्तरी भाग है, और जिसका ढाल कच्छ के रण की ओर है वो आपका दक्षिणी भाग है। इस दक्षिणी भाग को हम सफेद मरुस्थल भी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थार मरुस्थल का जो दक्षिणी भाग है उसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है, याद रखेंगे। थार मरुस्थल को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखेंगे, क्लियर है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण विश्व के मरुस्थल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, इतने याद रख लेंगे, पेट के लिए सफिशियंट है। सहारा मरुस्थल की बात करें तो सहारा मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कोई, देखो, एक तो शुष्क मरुस्थल होता है, दूसरे ठंडे मरुस्थल होते हैं, ठीक है। तो सहारा मरुस्थल, अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉरी, हाँ, ये जो थार मरुस्थल था वो आपका एक शुष्क मरुस्थल था, ठीक है, शुष्क मरुस्थल है। इसके अलावा अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की बात करें तो ये आपका शुष्क मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर मरुस्थल कौन सा है? आपका सहारा मरुस्थल है। ये किस कॉन्टिनेंट में है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ? उत्तर की तरफ है, यानी कि उत्तरी महाद्वीप में ये है, ठीक है। इसका विस्तार किस किस राज्यों में, देशों में फैला हुआ, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में, या सॉरी, किस देश में सहारा मरुस्थल नहीं फैला हुआ है? तो सहारा मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला हुआ है? अल्जीरिया, याद रखेंगे, चाद, मिस्र, लीबिया, मारोक्को, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें
माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनेशिया। इन देशों में सारा मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप का एक मरुस्थल है। ये किस महाद्वीप में पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, याद रखेंगे। इसका विस्तार अगर हम देखें तो ये आपका बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है, यानी कि ये दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है, इस तरफ है आपका क्या कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। इसके अलावा दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। दस्ते लूट और दस्ते कबीर ये ईरान के मरुस्थल है, याद रखेंगे। टकला मकान इंपॉर्टेंट है, चीन का एक मरुस्थल है। गिब्सन मरुस्थल कहाँ का है? गिब्सन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखेंगे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट सैंडी मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल और आपके सिम्पसन मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गोबी मरुस्थल की बात करें तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। ये आपका ठंडा मरुस्थल है, यानी कि शीतोष्ण मरुस्थल है, याद रखेंगे। गोबी मरुस्थल किस प्रकार का मरुस्थल है? शीतोष्ण मरुस्थल है, ठीक है। ये अल्ताई पर्वत से घिरा हुआ है, इस बात को भी याद रखेंगे। काइजिम कुम मरुस्थल की अगर हम बात करें तो काइजिम कुम मरुस्थल की बात करें तो ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में विस्तृत है, इंपॉर्टेंट है। पेटागोनिया का मरुस्थल की अगर हम बात करें तो पेटागोनिया का मरुस्थल यहाँ पर होना चाहिए। ये आपका कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। ये भी आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, याद रखेंगे, ठीक है। इतने सारे मरुस्थल के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 ये कह रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की स्थापना की। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी शिकायतों को का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि ये जो जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण डेवलप किया था, मतलब बनाया था, स्थापित किया था। लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफेखोरी शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जाता है? ये जो अब 1 दिसंबर 2022 से जीएसटी से संबंधित जितने भी मुनाफाखोरी शिकायतें हैं, ये आपका सीसीआई द्वारा निपटारा यानी कि सीसीआई द्वारा देखा जाता है। सीसीआई का मतलब है कंपटीशन कमीशन फॉर इंडिया द्वारा ये शिकायतों का निवारण किया जाता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। अगर हम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करें तो ये आपका वैधानिक निकाय है, इस बात को याद रखेंगे। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सीसीआई की स्थापना पूछी जाती है तो अगर आपको ये पूछा जाए तो आप कहेंगे 14 अक्टूबर 2003 को सीसीआई की स्थापना है, याद रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगर आपसे वर्तमान में सीसीआई के अध्यक्ष पूछे जाए यानी कि चेयरमैन पूछे जाए तो रवनीत कौर वर्तमान में चेयरमैन है। और सीसीआई के अगर पहले चेयरमैन पूछे जाए तो आपके धनेंद्र कुमार थे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो आया था एनएपीए, जिसे हम नापा भी बोलते हैं, यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये किस एक्ट के तहत बना? नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 के तहत इसको स्थापित किया गया था। और किस सेक्शन की तहत? धारा 173 के तहत इसको सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था। इसका गठन कब हुआ था? 30 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो थे यानी कि हैं अगर तो बद्री नारायण शर्मा इसके अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। हरित क्रांति के संदर्भ में HYB बीज क्या है? ये पूछा जा रहा है कि HYB बीज का फुल फॉर्म क्या है? अल्टीमेट ये पूछा जा रहा है, जिन्हें हम चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, ठीक है। तो HIB का मतलब है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक है, यानी कि उच्च उपज वाली किस्म, हाई यील्डिंग वैरायटी इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हरित क्रांति के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर हम बोरलॉग की बात करें तो बोरलॉग का जन्म
25 मार्च 1914 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? आइओवा प्रांत अमेरिका में हुआ था। लेकिन इनका कर्म क्षेत्र जो था वो आपका मैक्सिको था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है। जन्मभूमि अमेरिका थी बट इनका कर्म क्षेत्र मैक्सिको था, याद रखेंगे। इनको बोरलॉग को भारत सरकार ने 2006 में पद्म विभूषण दिया था, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्मन बोरलॉग को 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण दिया गया था, याद रखेंगे। वहीं हरित क्रांति में, अगर भारत में हरित क्रांति के जनक की बात की जाए, ये कंफ्यूज ना करना, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म की अगर हम बात करें तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? तंजावुर में हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, इनकी मृत्यु अभी 2023 में हुई थी। 28 सितंबर 2023 को एम.एस. स्वामीनाथन की मृत्यु, याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण दिया था। पद्म भूषण इन्हें 1972 में दिया गया, जबकि 2024 में इनको भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो हरित क्रांति है भारत में 3 चरणों में हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। प्रथम चरण कब से कब तक रहा? हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से लेकर 1981 तक का जो समय रहा वो हरित क्रांति का प्रथम चरण था। ये हरित क्रांति प्रथम चरण में कहाँ-कहाँ लागू की गई, कहाँ-कहाँ चलाई गई, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम चरण में हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चरण का याद रखेंगे 1981 से लेकर 1985 तक। तीसरा का चरण जो स्टार्ट हुआ था वो 1995 से हुआ था। इसके अलावा ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति का उत्पादन एवं उत्पादकता में सर्वाधिक लाभ किससे हुआ था? सर्वाधिक लाभ गेहूं का हुआ था। दूसरा अगर लाभ पूछा जाए तो दूसरे नंबर पर चावल का लाभ हुआ था, याद रखनी। इसके अलावा पूछा जाता है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स थे वो गेहूं के कहाँ से मंगाए गए थे? तो गेहूं के बीज मैक्सिको से मंगाए गए थे, जबकि चावल के बीज फिलीपींस से मंगाए गए थे, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 ईस्वी में किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन के अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए स्वायत्त से संस्था के रूप में की गई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान है इसकी स्थापना कब हुई? 1969 को हुई, इस बात को भी याद रखेंगे। किसके द्वारा की गई ये पूछा गया है, तो इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आपका एक केंद्रीय बैंक है। इसको बैंक का बैंक भी कहा जाता है, यानी कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। आरबीआई की स्थापना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये किस एक्ट के तहत हुई, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आरबीआई एक्ट 1934 के एक्ट के तहत स्थापना हुई, याद रखेंगे। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई? तो हिल्टन यंग कमेटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हिल्टन यंग कमेटी जो 1926 को गठित हुई थी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने थे, इस बात को याद रखेंगे। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये भी पॉइंट पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा वर्तमान में गवर्नर हैं। आरबीआई का अगर आपसे लोगो या सिंबल पूछा जाए तो टाइगर अंडर पाम ट्री इसका लोगो है, याद रखेंगे। आरबीआई को मिनिमम कितना कैश रिजर्व रखना चाहिए? ठीक है, कितना रिजर्व रेशियो मिनिमम होना चाहिए आरबीआई के पास जो बैंक में रुपये छापने के लिए? कम से कम आरबीआई के पास 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। इस 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना होना चाहिए, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और 85 करोड़ रुपए विदेशी करेंसी होनी चाहिए, विदेशी मुद्रा होनी चाहिए। इन विदेशी मुद्राओं में कहाँ-कहाँ से होने चाहिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। एक तो यूएसए का डॉलर के रूप में होनी चाहिए, यूके पाउंड होना चाहिए, जापान का येन के रूप में होनी चाहिए, यूरो होना चाहिए और युआन चियान की मुद्रा होनी चाहिए। इसके अलावा ये 5 कंट्री हैं और एक संस्था
पेपर गोल्ड ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ का पेपर गोल्ड होना चाहिए। इस आईएमएफ को पेपर गोल्ड को स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? आरबीआई के बारे में इतने बिंदु याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ऐसे प्रश्न भी देखने को मिल जाते हैं। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैचिंग ईयर में पूछे जाएंगे, 4 दे दिए जाएंगे और उनका मैचिंग पूछा जाएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का समय क्या था। तो इस तरह से हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना याद रखेंगे। आप जानते हैं कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं आई, जिनमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय रहा 2007 से लेकर 2012 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य रहा। इसके अलावा 11वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय भी पूछा जाता है कि तीव्र और अधिक समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अगर हम बात करें तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था या ध्येय था। इसके अलावा जो 12 फाइनेंशियल ईयर रही हैं, मतलब 5 ईयर प्लान रहे हैं 12, उनके ईयर याद रखेंगे कौन सा था, ठीक। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1951 से लेकर 1956, यानी कि 1951 से पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और प्लस 5 वर्ष कर देंगे तो 1956 तक। फिर इसके तुरंत बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना रही 1961 से लेकर 1962 तक, ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा हम लोग वृद्धि नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपका चीन युद्ध हो गया था, कई सारे युद्ध और अकाल भी आ गया था। तो फिर क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना को रोक दिया गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी, जो आपका 1966 से लेकर 1969 तक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद 3 ईयर प्लान आया। तो 3 ईयर प्लान तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया। और समय पूछा जाए तो 1966 से लेकर 1969 तक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आई आपकी चौथी पंचवर्षीय योजना, तो 1969 से लेकर 1974 तक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो गई है पंचवर्षीय योजना, तो ईयर भी बदल गया। तो 1969 से लेकर 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना का समय रहा। इसके बाद तुरंत आई पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से लेकर 1969 तक के लिए थी, लेकिन ये योजना 1978 में समाप्त हो गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आई आपकी अनवरत प्लान आया, जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं। तो किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया? पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद आया, और ये 1978 से लेकर 1980 तक, ठीक है। फिर इसके बाद आया 6 पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 1985। फिर आई 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से लेकर 1990 तक। फिर 7वें पंचवर्षीय योजना के बाद आई आपकी वार्षिक योजनाएं, जिसे हम एनुअल प्लान कहते हैं। 1 अप्रैल 1990 से लेकर 31 मार्च 1992 तक आपकी वार्षिक योजनाएं, क्योंकि इस बीच में सरकार ऊपर नीचे हो रही थी, सरकार अदल बदल रही थी, ठीक है। कभी कांग्रेस आ रही थी, कभी जनता पार्टी, तो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाई। तो आई आपकी वार्षिक योजनाएं। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि वार्षिक योजना के बाद आई आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखेंगे 1992 से लेकर 1997 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना रही। फिर आई आपकी 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 2007, 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं 2007 से लेकर 2015 तक रहा। इसी बीच में 2015 में आप जानते हैं क्या, नीति आयोग आ गया था, किसने की जगह, योजना आयोग की तरह, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि ये प्रश्न सरल है, आप सब लोग जानते होंगे कि 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दरअसल क्या था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। लेकिन फिर इसके बाद 11 दिसंबर 1940 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसमें स्थायी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट बन सकते हैं, ये अगर हम लोग डिस्कस करें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ।
जन्म स्थान की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में जन्म हुआ। इनका नारा याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू का, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, इनका नारा है। यानी कि अगर भारत ही खत्म हो जाएगा तो फिर बचेगा कौन? ठीक है, इस तरह से इन्होंने नारा दिया। पूर्ण स्वराज का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। आराम हराम है का नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। इनका समाचार पत्र याद रखेंगे, नेशनल हेराल्ड इनका समाचार पत्र है, जो इंग्लिश भाषा में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कहाँ से? लखनऊ से। याद रखेंगे। इनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है, पूछा जाता है। मेरी कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। और द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, हाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। ये इंपॉर्टेंट है लाहौर अधिवेशन, क्योंकि इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1936 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। 1936-37 में अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था फैजपुर में। और ये फैजपुर वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये प्रथम अधिवेशन था जो किसी गांव में हुआ था। इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट को का ड्राफ्ट किसने प्रस्तुत किया था? तो आप जानते हैं कि कराची सेशन हुआ था 1931 में। हाँ, ये कराची सेशन 1931 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उसमें फंडामेंटल राइट प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, याद रखेंगे। इसके अलावा व्यक्तिगत सत्याग्रह जब हुआ था 1940 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही जो बने थे, यानी कि पहले बार जिसको जेल में पकड़ा गया था इस विद्रोह के तहत, इस सत्याग्रह के तहत, वो थे विनोबा भावे। ठीक है, याद भी रखेंगे। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि दूसरे सत्याग्रही बने आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो कह रहा है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन हुआ था, तो इलाहाबाद में करबंदी आंदोलन का नेतृत्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, याद रखेंगे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने संविधान निर्माण हेतु कुछ समितियों का गठन किया था। तो संघीय संविधान समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। संघ समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कब? वर्ष 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में, किसकी बैठक में? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में नेहरू जी द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दरअसल कहानी ये थी कि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने तो भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान कर दिया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब ऐलान कर दिया था, या कब लागू किया, या कब शुरू किया? 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने किया था। याद देना, ध्यान देने वाली योग बात है। लेकिन अगर आपसे पूछे कांग्रेस ने कब भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी दी या इसका लागू किया, तो कांग्रेस ने 9 अगस्त 1942, ठीक है, 9 अगस्त 1942 को दिया था, क्योंकि गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस के समक्ष प्रेजेंट किया था 8 अगस्त 1942 को नेहरू जी ने, फिर 9 अगस्त को कांग्रेस ने इसको सहमति दे दी थी। इस बिंदु को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 359 के तहत। ठीक है, किसके तहत? अनुच्छेद 359 होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इमरजेंसी की बात करें तो आपातकाल उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए? तो ये भाग 18 में दिए गए। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक इमरजेंसी की बात करता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो भारत में आपात उपबंध है, ये कहाँ से लिया गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में आपात उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, लेकिन
ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपसे पूछा जाए आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, ये किस संविधान से लिया गया है? तो ये आपके जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है मूल अधिकारों का निलंबन, स्थगन, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आप जानते हैं कि भारत में 3 तरह की इमरजेंसी लगती हैं। एक आपका राष्ट्रीय इमरजेंसी जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, दूसरा आपका राष्ट्रपति शासन और चौथा आपका वित्तीय आपात। राष्ट्रपति आपात जो है राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, जिसमें से युद्ध, सशस्त्र विद्रोह वाली बात होती है। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? यहाँ पर जब बात करें, प्रश्न पूछा जाता है, पहले आंतरिक विद्रोह के कारण आपका भी लग सकता था। आंतरिक अशांति के कारण भी राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता था, ठीक है? एक बार लग भी चुका है इंदिरा गांधी के समय में, ठीक है? फिर बाद में क्या हुआ, इसको संशोधित कर दिया गया और आंतरिक अशांति की जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह, ठीक है? कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। इस बात को याद रखेंगे। राष्ट्रीय आपात की बात करें तो भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है? तो भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात लग चुका है, इस बात को याद रखेंगे। पहला कब लगा था? पहला लगा था आपका अक्टूबर 1962 को लगा था और ये जनवरी 1968 तक चला था। कब? जब चीन ने कब्जा कर लिया था नेफा में, है ना? नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो एरिया था, वहाँ पर चीन के युद्ध के कारण जो है पहले लगा था। दूसरा लगा था आपका 1971 में, है ना? और जो 1977 तक चला था और भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था तब। और तीसरा लगा था 1977 से को लगा था, ठीक? 1975 को लगा था और जो 1977 तक चला था, ठीक है? ये आंतरिक अशांति के कारण लगा था, ये बात याद रखेंगे। राष्ट्रपति शासन तो कई बार लग चुका है, भारत में एक भी बार अभी भी वित्तीय आपात नहीं लगा और ना ही कभी हमें लगता है लगेगा भारत में, ठीक है? अगर आपसे वित्तीय आपात पूछा जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत लगता है, ठीक है? इसके अलावा अनुच्छेद 368 के तहत क्या होता है? जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 358 की बात कर रहा है, तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में दिए गए मूल अधिकारों का निलंबन होता है। तो अनुच्छेद 19 का निलंबन किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 358 के तहत होता है। जबकि अनुच्छेद 359 की बात करें तो आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है, इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 20 और 21 नहीं निलंबित होते हैं, इस बात को याद रखेंगे। बाकी शेष मूल अधिकार जो हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 359, जबकि आर्टिकल 19 358 के तहत निलंबित होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा बनाया गया सांप्रदायिक पुरस्कार किसका परिणाम था? तो सांप्रदायिक पुरस्कार की अगर हम बात करें, जिसे हम सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का एक परिणाम था। इसकी कहानी क्या है, थोड़ा हम शॉर्ट में जानते हैं। दरअसल क्या है कि आप जानते हैं कि 1929 को लाहौर सेशन हुआ था, जिस सेशन में हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। उसी सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐलान किया था कि हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, ठीक है? तो 1923 को कांग्रेस की कार्यकारी समिति की दूसरी बैठक हुई थी, जिसमें जिम्मा दिया गया था किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू करने का या उसको नेतृत्व करने का गांधी जी को इसका नेतृत्व दिया गया था। तो गांधी जी ने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को साबरमती से लेकर दांडी तक दांडी मार्च किया, ठीक है? और नमक कानून तोड़ा। 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। तो फिर क्या हुआ, एक फैक्ट्री थी, नमक फैक्ट्री, जिसका नाम था धरसाना। धरसाना नमक फैक्ट्री में ये जो क्रांतिकारी थे, ये वहाँ पर उसको ध्वस्त करना चाह रहे थे। तो उससे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया किसने? तैयब जी ने किया। तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर नेतृत्व किया सरोजिनी नायडू ने। तब जाके धरसाना को जो है इन लोगों ने वहाँ पर आक्रमण किया। तो हुआ क्या कि जो ये लोग जो कांग्रेसी जो मांग करना चाह रहे थे, वो ब्रिटिश नहीं मान रहे थे। तो इन लोगों ने ये देखा कि भारत में कुछ ज़्यादा आक्रोश हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि चलो लंदन में बुलाते हैं इनको गोलमेज सम्मेलन में और इनकी क्या समस्या है वो सुनते हैं, ठीक है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ। कहाँ पर? लंदन में। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कितने भारतीय गए थे? 89 भारतीय प्रतिनिधि वहाँ पर भाग लिए थे, ठीक है? लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई नहीं गया था,
क्योंकि कांग्रेस के जो मुख्य नेता थे गांधी जी वगैरह ये तो गिरफ्तार ही थे, ठीक है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम के? रैमसे मैकडोनाल्ड थे, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन जब बात प्रथम गोलमेज सम्मेलन में जो मुख्य लीडर थे भारत के, कांग्रेस पार्टी मुख्य थी ना उस टाइम, तो कोई गया ही नहीं। तो इरविन को क्या लगा गांधी जी को छोड़ देना चाहिए, तो गांधी जी को रिहा कर दिया, ठीक है। फिर जाके गांधी और उनके बीच में समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। गांधी इरविन समझौता हुआ था जो 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था, और उनके बीच कुछ वार्तालाप हुए कि आप द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी, सबने अवज्ञा आंदोलन को बंद करेगी, और गांधी जी ने, और ये भी कहा गया था जो पॉलिटिकल बंदी हैं उनको रिहा करा जाएगा, ठीक है। पॉलिटिकल बंदियों को रिहा करा जाएगा, ये बात हुई थी। और जो विद्रोह या आतंकवादी मतलब जिन्होंने घटनाएं घटित की थी उनको नहीं। तो जो चंद्रशेखर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो जेल में बंद थे उनको छुड़ाने की बात नहीं की गांधी जी ने, ठीक है। इरविन ने नहीं माना होगा क्योंकि उन्होंने कहता था कि जो धरना ना दिए हैं उनको ही छोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, इस समझौते से कुछ लोग तो प्रसन्न थे गांधी इरविन समझौते से, लेकिन कुछ लोग जो युवा क्रांतिकारी थे वो प्रसन्न नहीं थे, वो चाहते थे कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी छोड़ा जाए। तो आक्रोश और बढ़ता हुआ, इसको देखते हुए उन लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने क्या किया, 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दे दी। ये तो एक कहानी रही, ठीक है। तो फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे कौन? गांधी जी। तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, एकमात्र ऐसा सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। ये कब से कब तक रहा? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन रहा। इसमें जो गांधी जी गए थे आपके एसएस राजपूताना जलपोत से गए थे, और ये किंग्सले हॉल में रुके हुए थे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, वो बातें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने रखी थी, लेकिन गांधी जी की कोई बात तो मानी नहीं गई, ठीक है। तो वहां से गांधी जी क्या हुए, खाली हाथ लौट आए, ठीक है। तो यहाँ से गांधी जी ने फिर कहा कि चलो, कोई किसी ने बात नहीं मानी, फिर पुनः द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था, ठीक है। वहां से लौट गया, फिर द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ, गांधी जी और उनके सहयोगियों को फिर जेल में डाल दिया गया था, ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद बात बन नहीं पाई थी, फिर इनकी अध्यक्षता में क्या हुआ, रैमसे मैकडोनाल्ड में इन्होंने सांप्रदायिक पुरस्कार दिया, यानी कि सांप्रदायिक पंचायत स्टार्ट किया, और मुस्लिम को और एससी एसटी को, मतलब एससी दलित वर्ग को पृथक चुनाव के निर्वाचन की उनको मान्यता दे दी थी। जब ये मान्यता दे दी, तो गांधी जी तो जेल में थे। गांधी जी ने जेल में ही अनशन किया कि दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग करके अलग क्यों बना दिया गया। तो फिर क्या हुआ, तेज बहादुर सप्रू और मदन मोहन मालवीय के सहयोग, इन सब के सहयोग से गांधी और अंबेडकर, दलितों के नेता कौन थे? अंबेडकर। अंबेडकर ने तीनों ही गाउन राउंड टेबल में भाग लिया था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो गांधी और फिर अंबेडकर बीच में समझौता करा देगा, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं ना, जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। आई थिंक यही डेट है, याद रखेंगे, क्लियर है। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। गांधी ने ये कहा था, आपको अंग्रेजों ने जो दिया है उन सबको छोड़ो, आपको जो कुछ भी चाहिए हमसे लो, गांधी जी ने ये कहा था। तो ठीक, अम्बेडकर बात मान गए, तो कहा था कि हमको जो है लिखित के रूप में चाहिए, और शो है गांधी चूंकि जेल में थे, तो गांधी और अम्बेडकर पैक्ट में, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं, में साइन है अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय की, इस बात को याद रखेंगे। ये थोड़ी कुछ कहानी थी, याद रखेंगे, ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का यार याद रखेंगे, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक। ये पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था, तो आपके बी आर अम्बेडकर ने लिया था। इसके अलावा आई थिंक सरोजिनी नायडू ने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, इस बात को याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 1967 सॉरी अनुच्छेद 167 में क्या प्रावधान किया गया है? तो मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का परिभाषित करता है कौन? अनुच्छेद 167। इसके अलावा राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करें, तो जैसे कि केंद्र की कार्यपालिका होती है, केंद्र की कार्यपालिका होती है, वो भाग 5 में दिए। इसी तरह से राज्य के लिए कार्यपालिका है जो भाग 6 में दिया गया, और अनुच्छेद 163 से लेकर 167 तक, सॉरी यार, ये गलती क्यों हो रहा है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका वर्णन किया गया, याद रखेंगे। राज्य की कार्यपालिका मिलकर बनती है राज्यपाल से, मुख्यमंत्री से, मंत्रिपरिषद से और महाधिवक्ता से मिलकर राज्य की कार्यपालिका बनती है।
राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। वहीं अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है मुख्यमंत्री को। अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता को, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महाधिवक्ता आर्टिकल 165। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो याद रखेंगे, ये आपके लक्ष्मीमल सिंघवी समिति यानी कि LM सिंघवी समिति का गठन किया गया था। ML सिंघवी समिति को हम लक्ष्मीमल सिंघवी समिति भी कहते हैं, यानी कि पूरा नाम ML का मतलब है लक्ष्मीमल, ठीक है। इसका गठन 1986 को हुआ था, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो राजीव गांधी थे, ठीक है, याद रखेंगे। ML सिंघवी समिति ने क्या सुझाव दिए? इन्होंने सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाने का सुझाव किसने दिया? ML सिंघवी समिति ने दिया। इन्होंने बताया था कि राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए, ये बात ML सिंघवी समिति में दी गई थी। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित समिति याद रखेंगे और उनका ईयर याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1957 में। ये समिति देकर इनकी ईयर पूछी जाती है, इसलिए ये याद रखेंगे इतना, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, GBK समिति 1985 और LM सिंघवी समिति 1986, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप किया जाता है? ठीक है, याद रखेंगे। तो भोजन के स्थान पर जिंक के स्थान पर भोजन के डिब्बों पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप किया जाता है? तो आप कहेंगे टिन का लेप किया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि आग के पास किस रसायन को अत्यधिक सूखा पाउडर, ठीक है, आग के पास किस रसायन का अत्यधिक सूखा पाउडर छोड़ने पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है? तो याद रखेंगे, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, NaHCO3 का मतलब है सोडियम बाइकार्बोनेट का से आपका CO2 निकलती है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को आप बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, यानी कि खाने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आपसे अगर पूछा जाए मोती का रासायनिक सूत्र क्या है? तो मोती का रासायनिक सूत्र CaCO3 है, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। चूना पत्थर भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2 होता है। कैल्शियम सल्फेट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। पीतल की अगर हम बात करें, पीतल आपकी एक मिश्र धातु है, एक अलॉय है, ठीक है। ये पीतल किस किस का मिश्र धातु है? पीतल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तांबा और जिंक का मिश्र धातु है पीतल। कांसा का भी पूछा जाता है, तांबा और टिन का मिश्र धातु है कांसा, ठीक है। इसके अलावा ये नीला तोता पूछा जाता है। नीला तोता आपका कॉपर सल्फेट होता है, यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O आपका कॉपर सल्फेट क्या होता है? नीला तोता होता है, ये भी देखने को मिलता है। कास्टिंग सोडा किसे कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH आपका कास्टिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा जिसे हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं, तो Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लैक्टोमीटर की अगर हम बात करें तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, याद रखेंगे। लैक्टोमीटर का यूज कहाँ किया जाता है? लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है कि दूध में पानी की कितनी मात्रा है, इसको मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से याद रखेंगे लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या करा कि जो फ्लोरेसेंट ट्यूब और CFL में किस धातु का वाष्प होता है जो प्रकृति में विषैला होता है, जिसे हम कहते हैं पारा मर्क्यूरी कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापन में स्पिग्मो मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। पेट 2023 की सेकंड शिफ्ट 29 को जो आता वहाँ से पूछे गए प्रश्न थे। इसके साथ जो इंपॉर्टेंट डिटेल हम लोगों ने डिस्कस की है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आप पढ़ते चलेंगे तो आपका GS मजबूत होगा
और आप अच्छा खासा स्कोर लाएँगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।